हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम न्यूट्रिशन साइंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज ही आपकी प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। इससे पहले आपकी प्रैक्टिस सेट 15 हो चुकी है। आप अभी तक अगर क्लासेस नहीं लिए हैं तो एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा। एकदम ऊपर सबसे पहला फ़ोल्डर आपका न्यूट्रिशन साइंस प्रैक्टिस सेट 2025 के नाम से फ़ोल्डर आपका बना है। और कल मैंने आपको न्यूट्रिशन साइंस का या होम मैनेजमेंट का, अगर किसी को होम मैनेजमेंट की थ्योरी की क्लासेस नहीं मिल रही थी, तो मैंने लिंक आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। आप टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी होम मैनेजमेंट की, यानी कि गृह प्रबंधन की। आप अगर टेलीग्राम नहीं जॉइन किए हैं, तो आप पहले टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक? चलिए, चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, सामान्य आहार दिया जाता है। ये आज भी आपका आहार से ही रिलेटेड है। आपको पता है कि आपके जो प्रमुख पोषक तत्व थे, हमने उनके बारे में पढ़ लिया, जो मतलब चाहे वो आपके कार्बोहाइड्रेट हों, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, चाहे आपका खनिज हो, चाहे विटामिन हो, हर एक पोषक तत्व को हमने पढ़ लिया। साथ ही साथ अलग-अलग अवस्थाओं के में कैसा आहार देना चाहिए या किस पोषक तत्व की रिक्वायरमेंट अधिक होती है और किसकी कम होती है, इन सब के बारे में पढ़ लिया है। हम पढ़ रहे हैं आहार के ही बारे में कि किस अवस्था में कैसा आहार देना चाहिए। इसी में थोड़ा-थोड़ा हम डिस्कस करेंगे कि जैसे आपका पेप्टिक अल्सर है या फिर अल्सर है या पाचन तंत्र में गड़बड़ी है, तो कैसा आहार देना चाहिए। उसके बाद जो भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट बच रहे हैं, सबसे पहले तो हम जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक है, उसमें से जो न्यूट्रिशन साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस करेंगे। देन आपकी जो हृदय संबंधी रोग हैं, मधुमेह संबंधी रोग हैं, गुर्दा संबंधित रोग हैं, इन सब के बारे में, साथ ही साथ यकृत संबंधी रोग है, तो इससे रिलेटेड भी हम अलग से क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे-जैसे आपका टॉपिक समाप्त होता जा रहा है, जो भी टॉपिक आपका बचता है, आप एक बार उसकी थ्योरी की क्लासेस ज़रूर ले लिया कीजिए, ठीक? आज हम बात कर रहे हैं आहार। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, तो हमें उसे कैसा आहार देना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति मुख से आहार ग्रहण नहीं कर सकता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसी सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि पेन और नोटबुक लेकर आप बैठे होंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको नोट डाउन भी करनी है, ठीक? तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, सामान्य आहार दिया जा सकता है किसको? पेप्टिक रोगी को, अल्सर रोगी को, पाचन तंत्र संबंधी बीमारी ना होने पर या फिर पाचन तंत्र रोगी को। तो आपको पता है कि सामान्य आहार हम उसी को देते हैं जो पाचन तंत्र संबंधी बीमारी से ग्रसित ना हो, या जिसे पाचन तंत्र संबंधी कोई बीमारी ना हो, तब हम उसे सामान्य आहार देते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है, निम्न में सामान्य आहार में क्या समावेश होता है? जब आप एक सामान्य आहार की बात करते हैं, तो सामान्य आहार में आप क्या समावेश करते हैं? क्या आप तरल आहार रखते हैं? क्या आप सौम्य आहार रखते हैं? क्या आप ठोस एवं तरल आहार रखते हैं? या फिर आप कोमल आहार रखते हैं? तो आपको पता होगा कि जब हम एक सामान्य आहार की बात करते हैं, तो सामान्य आहार में आपका ठोस और तरल ये दोनों पदार्थ सम्मिलित होने चाहिए, जबकि तरल, सौम्य, कोमल ये सारे आहार अलग-अलग स्थितियों में दिए जाते हैं। ठीक? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से अर्ध तरल आहार है। आपको बताना है कि अर्ध तरल आहार कौन सा है? क्या घुटी दाल, यानी कि जो आप दाल बिल्कुल मथ देते हैं, घुट देते हैं, घुटी हुई सब्जियां, दलिया हो गई, साबूदाने की पतली खीर हो गई, या उपरोक्त सभी। तो अगर हम बात कर रहे हैं
आधे मतलब अर्ध तरल, ना बिल्कुल एकदम तरल हो और ना ही ठोस हो। तो जब आप घुटी सब्जी की बात करते हैं, तो ये भी आपका तरल आहार में आता है। दलिया भी आपका तरल आहार में आता है, मतलब अर्ध तरल में, बिल्कुल तरल नहीं होता है। साथ ही साथ साबूदाने की जो पतली खीर होती है, वो भी आपके तरल आहार में ही आती है। ठीक? तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 के तीनों आपके अर्ध तरल आहार के ही अंतर्गत आते हैं। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है, जो रोगी भोजन चबाने तथा निगलने में असमर्थ होते हैं, उन्हें प्रदान किया जाता है। मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई रोगी ऐसा है जो कि भोज्य पदार्थों को ना ही चबा सकता है और ना ही वो निगल सकता है। तो उसे आप क्या प्रदान करेंगे? क्या उसे आप कोमल आहार देंगे या उसे आप पूर्ण तरल आहार देंगे, ठोस आहार देंगे या फिर हल्का आहार देंगे? तो ध्यान रखेंगे कि जब कोई रोगी अगर खाद्य पदार्थ को चबा नहीं सकता है, उसे निगल नहीं सकता है, तो उसको हम पूर्ण तरल आहार देते हैं। पूर्ण तरल आहार जो बिल्कुल आपका एकदम तरल होता है, जैसे दाल का जूस हो गया, आपके फलों के जूस हो गए, सूप हो गया, इन सब में जो बिल्कुल तरल होते हैं, जिसमें उसे ना तो कूचना पड़े, बिल्कुल पानी की तरह वो सरक जाए। तो हमें ऐसे भोज्य पदार्थों को उसको देना होता है जो पूर्णतः तरल होते हैं। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्न में कोमल आहार की विशेषता है। अगर आप कोमल आहार ग्रहण कर रहे हैं, तो उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए? उसमें अधिक मात्रा में रेशे हों, अधिक उसमें मसाले मिले हों, भोजन के छोटे-छोटे टुकड़े हों या फिर लाल एवं काली मिर्च का उपयोग किया गया हो। तो आपको पता है ना कि कोमल आहार में वैसे अगर हम मिर्च मसाले की बहुत बात करते हैं, तो अधिक मिर्च मसाले किसी के लिए भी अच्छे नहीं हैं। चाहे एक स्वस्थ व्यक्ति हो या किसी रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, ज़्यादा मसाले किसी के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं। और आपको पता है कि जो मसाले होते हैं, ये आपके खाद्य पदार्थों में सुगंध बढ़ाने का काम करते हैं, स्वाद बढ़ाने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ भोजन को आकर्षक दिखाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। तो हमें मिर्च मसालों का बहुत नहीं, कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। बात कर रहे हैं कोमल आहार की, तो भोजन के छोटे-छोटे टुकड़े आपके कोमल आहार कहलाएँगे। अब लेकिन ध्यान रखिएगा, ये आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही आंसर जा रहा है। ये क्वेश्चन मेरा नहीं बनाया हुआ है, आपकी बुक का ही बनाया हुआ है। तो जो ऐसे मतलब बिल्कुल एकदम क्लियर नहीं होते हैं जो भी ऑप्शन, तो वो आपके बुक के ही होते हैं। कभी-कभी क्या होता है, हमारे बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें आंसर समझ में नहीं आता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें आप कोई और लगा ही नहीं सकते हैं। अधिक मात्रा में रेशा अच्छा नहीं है, अधिक मसाला हम ले नहीं सकते हैं, लाल और काली मिर्च का उपयोग हम बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। तो अगर हम कोमल आहार की विशेषता की बात करें, तो आपका एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि इसके अकॉर्डिंग सही हो सकता है, वो है भोजन के छोटे-छोटे टुकड़े। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है, निम्न में तरल आहार का वर्ग नहीं है। क्या पूर्ण तरल, सीमित द्रव्य आहार, अर्ध ठोस आहार या फिर ठोस आहार? तो अगर हम तरल की बात करते हैं, तो तरल के अंतर्गत आपका पूर्ण तरल भी आता है, सीमित द्रव्य आहार भी आता है और अर्ध तरल तो आपने देखा ही देखा है। बचा क्या आपका? बचा आपका ठोस आहार। ये ठोस आहार आपका तरल आहार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक? आपका ठोस आहार होता है अलग। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। पूर्ण तरल आहार नहीं है। साबूदाने की खिचड़ी, सूप, जूस, दूध। तो अभी-अभी हमने आपको बताया था पूर्ण तरल आहार वो होता है जो बिल्कुल आपका लिक्विड होता है जैसे पानी की तरह। अब पानी का मतलब ये नहीं है, पानी की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा जैसे स्पष्ट द्रव तरल द्रव, मतलब कि जो आप आर-पार देख सकें। लेकिन यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर हो रही
पूर्ण तरल यानी कि जैसे सूप हो गया आपका, ये पूर्ण तरल है। जूस हो गया, किसी का भी जूस हो गया, दाल का जूस हो गया और साथ ही साथ आपके फलों का जूस हो गया, कोई भी जूस हो गया, जूस होना चाहिए। दूध ये भी आपका पूर्ण तरल है। लेकिन जो साबूदाने की खिचड़ी है, यह आपका पूर्ण तरल ना होके बल्कि अर्ध तरल आहार के अंतर्गत आता है और अभी आपने देखा था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्ण तरल आहार है कौन सा? केला है, पुडिंग है, मट्ठा है, खिचड़ी है। तो आपको पता है कि अगर हम पूर्ण तरल आहार की बात करते हैं तो जैसे अभी आपने देखा जूस होता है, जूस के साथ-साथ दूध होता है। अब यहाँ पर ऐसा क्या है? तो पूर्ण तरल आहार के अंतर्गत आप मट्ठे को रखेंगे। मट्ठा आपका पूर्ण तरल आहार के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कोमल आहार नहीं है। इसमें से आपका कोमल आहार कौन-सा नहीं है? सूप नहीं है, खीर नहीं है, पुडिंग नहीं है, खिचड़ी नहीं है। तो आपका अगर हम पूर्ण तरल आहार की बात करते हैं, सॉरी कोमल आहार की बात करते हैं, तो खीर जो होता है आपका, खीर आपका कोमल आहार के अंतर्गत आता है। पुडिंग जो होता है वो भी आपका कोमल आहार के अंतर्गत आता है। खिचड़ी भी आपका कोमल आहार के अंतर्गत आता है। लेकिन जब हम सूप की बात करते हैं तो सूप आपका कोमल आहार नहीं होता है, ये आपका पूर्ण तरल आहार के अंतर्गत आता है। ये पूर्णतः आपका क्या होता है? तरल आहार होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है वह भोज्य पदार्थ जो पेय के रूप में ग्रहण किए जाते हैं कहलाते हैं। क्या वो ठोस आहार कहलाते हैं? क्या वो सामान्य आहार कहलाते हैं? क्या वो तरल आहार कहलाते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो अभी तक हम क्या बता रहे थे? यही तो बता रहे थे ना कि जो पूर्ण तरल आहार होता है वो आप पीते हैं, यानी कि बिल्कुल पतला सा होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो भोज्य पदार्थ आप पेय के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें हम तरल आहार के अंतर्गत रखते हैं। जैसे जैसे सूप हो गया, जूस हो गया, दूध हो गया, मट्ठा हो गया, चाय हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं? ये सारी की सारी चीज़ें आपके तरल आहार के अंतर्गत आती हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा है पूर्ण तरल आहार पतला तथा डॉट डॉट हुआ होता है। कैसा होता है? एक तो वो पतला होता है, दूसरा पिसा हुआ होता है, गला हुआ होता है, छना हुआ होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पिसा हुआ अगर गला हुआ अगर हम बात करेंगे तो वो आपका पूर्ण तरल के अंतर्गत नहीं आएगा, वो आपका अर्ध तरल के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जो छना हुआ, छना का मतलब यहाँ पर आप तलने भुनने से नहीं समझेंगे। छना का मतलब जो आप छानते हैं जैसे आप चाय की पत्ती छानते हैं चाय में से और आप दाल में से दाल को छान लिए, जूस दे दिए, तो ये आपका छना हुआ पदार्थ बोल रहा है। तो जो आपका पूर्ण तरल आहार होता है वो पतला होता है और छना हुआ होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है किस स्थिति में सामान्य आहार को उपचारात्मक आहार में परिवर्तित कर दिया जाता है? क्या स्वस्थ अवस्था में अगर देना होता है? क्या विशिष्ट अवस्था में देना होता है? रोग की अवस्था में देना होता है या फिर सामान्य अवस्था में देना होता है? तो आपको पता है कि अगर हम स्वस्थ हैं, अगर हम सामान्य हैं, सामान्य हमारी अवस्था है, तो हमें कैसा सामान्य आहार ही चाहिए। हमें चिकित्सीय आहार की या उपचारात्मक आहार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हमें कोई रोग है, तो रोग की अवस्था में सामान्य आहार जो होता है, उसे उपचारात्मक आहार में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा कि रोग की अवस्था में सामान्य आहार को उपचारात्मक आहार में परिवर्तित कर दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है निम्न में से किस रोग में कैल्शियम अधिक मात्रा में देना चाहिए? क्या स्कर्वी होने पर, रतौंधी होने पर,
बेरी-बेरी होने पर या फिर ऑस्टियोमैलेशिया होने पर। तो आपको पता है कि स्कर्वी के लिए हम विटामिन सी अधिक देंगे। रतौंधी अगर है तो हम उसे विटामिन ए अधिक देंगे। अगर बेरी-बेरी है तो हम उसे विटामिन बी1 देंगे। ये तीनों के तीनों आपके विटामिन अलग-अलग विटामिन से होने वाले रोग हैं। लेकिन अगर आपके अस्थियों में कोई दिक्कत है, अस्थियों से संबंधित रोग है यानी कि ऑस्टियोमैलेशिया में आप कैल्शियम की मात्रा अधिक देते हैं, साथ ही साथ विटामिन डी की भी मात्रा दी जाती है। अब आप एक बार हमें ये बताइए कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में रोग हो रहा था रिकेट्स, लेकिन हमने एक चीज़ और देखा था ऑस्टियोमैलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस। अब आप हमें बताएँगे कि ये ऑस्टियोमैलेशिया जो है, ये आपको किसमें देखने को मिलता है? महिलाओं में, पुरुषों में या फिर वृद्धों में, प्रौढ़ों में, किसमें देखने को मिलता है? ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, ऊर्जा युक्त भोज्य पदार्थ अधिक देना चाहिए, किस अवस्था में? तपेदिक रोग होने पर, टाइफाइड रोग होने पर, कुपोषण रोग होने पर या फिर उपरोक्त सभी। तो चाहे व्यक्ति को तपेदिक हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे कोई कुपोषण से ग्रसित हो, तो हमें इन सारी अवस्थाओं में ऊर्जा युक्त भोज्य पदार्थ अधिक मात्रा में देना चाहिए। ठीक? चलिए, अगर यहीं हम बात करें कोई व्यक्ति अगर मोटापे से ग्रसित है, तो उसे आप ऊर्जा कम करके देंगे, कम ऊर्जा वाले खाद्य पदार्थ उसे देंगे। साथ ही साथ अगर जो है कोई मधुमेह से पीड़ित है, तो उसके लिए भी आप जो ऊर्जा देंगे मतलब ऊर्जा आप कार्बोहाइड्रेट जो देंगे, वो उसके पॉली फॉर्म में देंगे, मोनो और डाई में नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहा है रेसे युक्त पदार्थ को अल्प मात्रा में देना चाहिए। किसके रोगी को? अल्सर के रोग में, पेचिस के रोग में, सैलिक के रोग में या फिर उपरोक्त सभी। तो रेसे युक्त अगर किसी व्यक्ति के अल्सर है या किसी व्यक्ति को पेचिस पड़ रहा है या कोई सैलिक रोग से ग्रसित है, तो ऐसे व्यक्तियों को हमें रेसे युक्त पदार्थ बहुत कम मात्रा में देना चाहिए या फिर अल्सर के रोगी को तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्सर में व्यक्ति के अंदर घाव हो जाता है। अल्सर का मतलब ही होता है घाव। तो अगर घाव हो गया है, मान लीजिए कि आपके हाथ पर कहीं घाव हो गया है और हम लेकर आएँ उस पे कोई ऐसे दरदरी चीज़ उस पे रगड़ दें, तो क्या होगा? घाव आपका भरेगा? नहीं भरेगा। तो बस वही दिक्कत आती है। मतलब कि इन सभी अवस्थाओं में, इन तीनों अवस्थाओं में आप रेसे युक्त पदार्थ को अल्प मात्रा में देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 16 गठिया रोग में कौन सा तत्व कम मात्रा में देना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति गठिया रोग से पीड़ित है तो उसे हमें क्या कम देना चाहिए? एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या फिर प्यूरिन। तो ध्यान रखिएगा गठिया के रोगी को हमें प्यूरिन कम मात्रा में देना चाहिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अल्सर, पेचिस, पैप्टिक, आंव या फिर अल्सरेटिव या कोलाइटिस तथा सिलेक रोगी में किस खाद्य पदार्थ की कम मात्रा में देना चाहिए? वसा युक्त, प्रोटीन युक्त, रेसे युक्त या फिर कार्बोज युक्त। तो ध्यान रखेंगे अभी-अभी आपने जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया सेम ही क्वेश्चन किया था, बस उसमें इसमें 2-4 नाम आपके और दे दिए गए हैं। तो आपको पता है ना कि पेचिस हो, अल्सर हो, पेप्टिक हो, इन सब के लिए हमें रेसे युक्त खाद्य पदार्थ को नहीं देना चाहिए या बिल्कुल कम मात्रा में देना चाहिए, है ना? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 कम प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए या कम प्रोटीन युक्त आहार कौन से हैं? हरी पत्तेदार सब्जियाँ या कोई जो आपकी अन्य सब्जियाँ हैं, साबूदाना हो गया या फिर आपका उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कि हमारे हरी पत्तेदार सब्जियाँ हो गई या कोई भी फल सब्जियाँ हो गई, ये सारे विटामिन और मिनरल्स के रिच सोर्स होते हैं, जबकि प्रोटीन की इनमें मात्रा कम पाई जाती है। तो
कम प्रोटीन युक्त ये सारे आहार हैं आपके, जैसे साबूदाना हो गया, इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। हरी पत्तेदार सब्जियाँ हो गई, फल हो गए, इन सब से आपको विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये सारे के सारे आपके कम प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं। अगर यहीं आपका भी सोयाबीन होता या दाल होती, फलियाँ होती, तो ये सारे किसमें आते? अधिक प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आते। आपको पता है कि अगर हम वानस्पतिक जगत में बात करते हैं, तो वानस्पतिक जगत में दालों और फलियों से हमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। अधिक प्रोटीन वाला आहार कौन-सा है? मांस है, मछली है, दूध है या फिर उपरोक्त सभी हैं? तो ये सारे के सारे आपके अधिक प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, मतलब इन सब में प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है, यानी कि उपरोक्त आपका सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, कोमल आहार की आवश्यकता किस रोग में होती है? आप किसके रोगी को कोमल आहार देते हैं? क्या संक्रमण रोगी को, क्या आंत के रोगी को, आमाशय के रोगी को या फिर उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखिएगा कि कोमल आहार की आवश्यकता ये तीनों रोगों में होती है, चाहे कोई संक्रमण किसी भी संक्रमण से ग्रसित हो, उसके आंतों में किसी भी प्रकार का रोग हो गया हो या उसके आमाशय में रोग हो गया हो, तो इन सारी स्थितियों में हम व्यक्ति को या रोगी को कोमल आहार देते हैं। ठीक? उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता किस रोग में होती है? मतलब इसमें से कौन-सा ऐसा रोग है जिसमें आपको कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता होती है? पीलिया में, मरासमस में, कुपोषण में या फिर क्वाशियोरकर में? तो सबसे पहले हम तो ये देखेंगे ही कि किसमें हमें कम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लेकिन उससे पहले आप हमें ये बताइए कि ये जो मरासमस रोग है, ये किसकी कमी से होता है? साथ ही साथ क्वाशियोरकर। इनमें से कोई एक है आपका जो कि प्रोटीन की कमी से होता है और कोई एक ऐसा है जो प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होने वाला रोग है। तो आप बताएँगे मैरास्मस में किसकी कमी होती है? साथ ही साथ क्वाशियोरकर में किसकी कमी होती है? ठीक? बाकी हम बात कर रहे हैं कि जो आपको प्रोटीन युक्त आहार कब कम देना चाहिए? पीलिया। अच्छा, जब पीलिया होता है, तो पीलिया में आपके शरीर का कौन-सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर का एक ऐसा पार्ट जो कि यकृत है, वज़न आप बताएँगे। यकृत एक ऐसा पार्ट है, लीवर जिसे हम कहते हैं, लीवर एक ऐसा पार्ट है जो कि अपनी रक्षा स्वयं करता है। मतलब जब ये इसको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो ये किसी से कहता नहीं है। जब इसकी कंडीशन एकदम खराब हो जाती है, तब ये चिल्लाता है कि अब मुझे बचाओ, अब मैं अपने आप की रक्षा नहीं कर सकता हूँ। बाकी आपके शरीर में जो अगर आपका लीवर जो है ये आधा काट दिया जाए, तो भी आपका ये जो आधा लीवर बचा रहेगा ये काम करेगा और कुछ दिन बाद ये भी बढ़ जाएगा। मतलब ये जो लीवर होता है ना, ये बढ़ता रहता है। ठीक? चलिए, बाकी जब किसी व्यक्ति को पीलिया हो जाता है, तो पीलिया के समय में या पीलिया के रोगी को हम कम प्रोटीन युक्त आहार देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 चोकर रहित रोटी किस रोग में लाभकारी होता है? कब्ज में, दस्त में, पेचिश में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखेंगे, अगर किसी व्यक्ति को कब्ज है तो हम उसे अगर किसी व्यक्ति को कोई आप चोकर वाली रोटी दे रहे हैं तो वो कब्ज से ग्रसित होगा, इसलिए आप उसे रोटी देंगे चोकर वाली। ठीक? मतलब हमें फाइबर ज़्यादा मात्रा में लेना होता है, लेकिन दस्त और पेचिश में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, ऑस्टियोमलेशिया तथा डॉट 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 रोग में कैल्शियम अधिक मात्रा में देना चाहिए या दिया जाता है। एक तो आपका ऑस्टियोमलेशिया हो गया, दूसरा ऐसा कौन सा रोग है जिसमें आप कैल्शियम की मात्रा अधिक देते हैं और अभी अभी हमने आपको बताया था। क्या बेरी-बेरी है, रिकेट्स है, स्कर्वी है या उपरोक्त सभी?
तो आपको पता है कि अगर बेरी-बेरी होगा तो हम विटामिन बी1 अधिक मात्रा में देंगे। स्कर्वी है तो हम विटामिन सी उसको अधिक मात्रा में देंगे। लेकिन जब व्यक्ति को रिकेट्स होता है तो उसे कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होती है। कोई व्यक्ति अगर ऑस्टियोमलेशिया उसको हुआ है या किसी बच्चे को रिकेट्स हुआ है तो हम उसे कैल्शियम की मात्रा अधिक देते हैं। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये थोड़ा-सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हालाँकि हमने डिस्कस किया है, बट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे थोड़ा-सा ध्यान से सुनिएगा और 2-3 बिंदु हमने लिखे हैं, उनको ज़रूर नोट डाउन करिएगा। कहा जा रहा है कि ट्यूब द्वारा पोषण देने की निम्न में से कौन-सी विधियाँ हैं? सबसे पहले आप ध्यान ये रखेंगे कि हम ट्यूब से भोजन क्यों देते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो कि आहार को निगल नहीं सकता, उसके आहार नाल में कोई समस्या हो गई है, उसके मुख में कोई समस्या हो गई है, वो भोजन को ग्रहण नहीं कर सकता है, तो हम उसे ट्यूब के द्वारा उसको पोषण देते हैं। अब आप बताएँगे कि जो ट्यूब के द्वारा पोषण दिया जा रहा है, उसमें ये कौन-कौन सी विधियाँ हैं? क्या गैस्ट्रोस्टोमी है? क्या जेजुनोस्टोमी है? या फिर आपका रेक्टल फीडिंग है या उपरोक्त सभी? तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा-सा नया हो सकता है, बट आप समझिएगा कि अगर हम ट्यूब से पोषण दे रहे हैं, तो ट्यूब से पोषण देने के ये तीनों विधियाँ हैं। गैस्ट्रोस्टोमी के द्वारा हम देते हैं, जेजुनोस्टोमी के द्वारा हम पोषण देते हैं, रेक्टल फीडिंग के द्वारा भी हम पोषण देते हैं। ये तीनों की तीनों विधियों में हम पोषण देते हैं। ज़रा हम समझ लेते हैं कि ये तीनों विधियाँ हैं क्या? यानी कि गैस्ट्रोस्टोमी में क्या करते हैं, जेजुनोस्टोमी में हम क्या करते हैं, रेक्टल फीडिंग में हम कैसे देते हैं। ठीक? चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे गैस्ट्रोस्टोमी की। तो जो अन्न नलिका है, मतलब जहाँ से आपका भोजन जाता है, अन्न नलिका के विकारग्रस्त अथवा कैंसर होने पर जब नाक के द्वारा ट्यूब फीडिंग संभव नहीं होती है, तब ऑपरेशन के द्वारा आमाशय में प्रत्यक्ष रूप से नली डालकर ट्यूब जोड़ा जाता है और भोजन को पहुंचाया जाता है। मतलब आपने देखा होगा ये जो नासिका के द्वारा भोजन दिया जाता है, ये आपने बहुत आम बात होगी, आपने देखा होगा देते हुए। बट जब जो हमारा पेशेंट है, जो व्यक्ति है, उसके अन्न नलिका में विकार हो गया है, अन्न नलिका के विकार से ग्रसित हो गया है या उसे कैंसर होने पर आप नाक से नहीं दे पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के द्वारा उसके आमाशय में डायरेक्ट जो नली है उसको लगा दिया जाता है और वहाँ से उसको पोषण दिया जाता है। तो ये जो आपकी विधि होती है, ये आपकी गैस्ट्रोस्टोमी कहलाती है, ठीक? और ये आपने अगर कैंसर इस समय पर एक कह सकते हैं बहुत ही विकराल रूप ले चुका है। आपको आए दिन अपने कहीं न कहीं रिश्तेदारों में, पास-पड़ोस में सुनने को मिलता होगा कि फला व्यक्ति को कैंसर है और फिर कुछ दिन बाद आपको सुनने को मिलता है कि फला व्यक्ति की कैंसर से मृत्यु हो गई। अभी हाल-फिलहाल में हमने पिछले 1 साल में 2-3 लोगों को ऐसे बिल्कुल पास में ही देखा। तो ये आप कह सकते हैं कि कैंसर इतना विकराल रूप ले चुका है अपने भारत में ही। कहना ये भी है कि अभी तक भारत जो है मधुमेह की राजधानी थी, बट कैंसर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि कुछ समय बाद ये जो है कैंसर की भी राजधानी बन सकती है। तो बहुत ही विकट परिस्थिति है कैंसर की, ठीक? तो आपने ये जो नसिका के द्वारा, नाक के द्वारा दिया जाता है उनको खाद्य पदार्थ, ये आपने देखा होगा। तो जब उनकी कंडीशन इतनी खराब होती है कि नाक के द्वारा भी फीडिंग नहीं हो पाती है, तो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं और ट्यूब को उनके आमाशय में डायरेक्ट पहुँचा देते हैं और वहाँ से उनको पोषण पहुँचाया जाता है, ठीक? अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला इसी में बिंदु है आपका जेजुनोस्टोमी। अब ये क्या होता है? तो जो जेजुनोस्टोमी होता है, ये अन्य नलिका यानी कि आमाशय जब अधिक विकारग्रस्त हो जाता है या प्रदाह की स्थिति या फिर कैंसर होने की स्थिति या पूर्व आमाशय निकाल देने की स्थिति अथवा अन्य नलिका का कुछ भाग निकाल देने की स्थिति में आहार देने के लिए हम इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं।
अब जब इस तकनीक में हम जो है इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी आपका गैस्ट्रोस्टोमी के समान इसमें भी ऑपरेशन के समय जेजुनियम में छिद्र करके नलिका को प्रवेश कराया जाता है और पोषण दिया जाता है। जैसे अभी आपने देखा था जो आपका गैस्ट्रोस्टोमी था, उसमें आपने आमाशय में छेद करके डाला था पाइप को, ट्यूब को। लेकिन जब आमाशय ही निकाल दिया जाता है, कोई कारण हो सकता है, तो उसके बाद ज़ेज़ुनियम में छेद करके उसी की तरह हम पोषण पहुँचाते हैं। तीसरा आपका आता है रेक्टल फीडिंग। अब ये रेक्टल फीडिंग क्या है? तो तीसरा है रेक्टल फीडिंग। अब विशेष रोगों में गुदा द्वारा या गुदा द्वार से ट्यूब को अंदर पहुंचाकर आवश्यक जो खनिज लवण है ये शरीर में पहुंचाए जाते हैं। जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, बायोकार्बोनेट हो गया, पानी हो गया, या 1 चम्मच नमक 1 लीटर पानी में, या फिर 5 चाय की चम्मच ग्लूकोज आधा लीटर पानी में मिलाकर गुदा द्वार से अंदर पहुंचाया जाता है। ठीक? तो ये अलग-अलग तरीके से फीडिंग करवाने की विधियाँ होती हैं, ट्यूब फीडिंग करवाने की विधियाँ होती हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ पर हमने 3 शब्द का ज़िक्र किया था और तीनों आप समझ पाए होंगे। चलिए, बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, ट्यूब द्वारा पोषण किस अवस्था में दिया जाता है? जब रोगी के गले में कष्ट होने पर, बेहोश होने पर, पैरालिसिस होने पर, या फिर उपरोक्त सभी। तो इन तीनों स्थितियों में अब चाहे व्यक्ति मतलब जो रोगी है उसके गले में कोई दिक्कत हो रही है, या फिर रोगी बेहोश है, यानी कि जो वो कोमा में चला जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, तो ऐसी स्थितियों में हम क्या करते हैं, ट्यूब के द्वारा पोषण देने का कार्य करते हैं। ठीक? जब व्यक्ति मुँह से ग्रहण नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। गंभीर रोगी को भोजन कराने या करने की विधि है, मुंह के द्वारा, ट्यूब के द्वारा, इंजेक्शन द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो रोगी है या गंभीर रोग से जो व्यक्ति ग्रहण होता है, तो उसे आप इन तीनों के माध्यम से भोजन करवा सकते हैं। मतलब अगर वो गंभीर रोग से पीड़ित है लेकिन उसके आहार नाल में मुँह में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम उसको भोजन करवा देते हैं। ट्यूब के द्वारा भी हम उसको भोजन करवा देते हैं, ठीक? ट्यूब के द्वारा तो आपने देखा ही। अब लेकिन हम ट्यूब के द्वारा कब करवाते हैं? जब व्यक्ति के आहार नाल में कोई दिक्कत होती है, तब करवाते हैं ना। अब गंभीर रोग से भले ही पीड़ित है, लेकिन उसका आहार नाल सही है, उसके मुख में कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ों को निगल सकता है, खा सकता है, तो हम उसे भोजन कैसे देंगे? मुँह के द्वारा ही तो देंगे। तो यानी कि ये सभी विधियाँ अपनाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, ट्यूब द्वारा रोगी को किस अवस्था में भोजन कराया जाता है? सामान्य अवस्था में, बुखार की अवस्था में, जब रोगी नरम तथा तरल भोजन लेने में असमर्थ हो, या इन सारी स्थितियों में। तो आपको पता है ना कि बुखार होना और सामान्य अवस्था में हम क्यों ट्यूब से भोजन करवाएँगे? ट्यूब से भोजन तभी करवाते हैं जब जो रोगी है वो नरम तरल आहार भी ग्रहण नहीं कर पाता है, तो हम उसको ट्यूब के द्वारा फीडिंग करवाते हैं या ट्यूब के द्वारा उसको हम भोजन ग्रहण करवाते हैं, राइट? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, ट्यूब द्वारा पोषण देने की विधि है क्या? नासिक आमाशय पोषण, रक्त वाहिनियों में इंजेक्शन के द्वारा, अधो महाशिरा में ट्यूब के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि जो हम ट्यूब के द्वारा पोषण देते हैं, वो कौन-सी विधि है? ट्यूब के द्वारा आपका पोषण देने की विधि है कि ये आमाशय द्वारा, ये नासिक आमाशय पोषण के द्वारा, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, अंतःशिरीय पोषण द्वारा पौष्टिक तत्व दिया जाता है। वही जो ट्यूब वगैरह से आप दे रहे हैं, नासिका के द्वारा दे रहे हैं, शिराओं के द्वारा, अंतःशिराओं के द्वारा जो आप भोजन दे रहे हैं, वो क्या दे सकते हैं? क्या उसे रोटी-सब्जी देंगे? चावल देंगे? पानी तथा इलेक्ट्रॉल देंगे, या फिर दाल-दही देंगे? तो भाई आप पूड़ी, कचौड़ी, समोसा ये सब नहीं देते हैं।
देते क्या हैं? हम उसको पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इंजेक्शन के द्वारा भोजन दिया जाता है। आप इंजेक्शन के थ्रू कब भोजन देते हैं? जब रोगी भोजन करना नहीं चाहता है, मतलब आपने कह दिया हमें भोजन नहीं करना है, तो क्या हम आपको इंजेक्शन से भोजन देंगे? जब रोगी आलसी हो, मतलब उसका उठने का मन नहीं कर रहा हो, ठंडी का मौसम हो, कह रहा हो कि हम अपना हाथ-वाथ नहीं खोलेंगे, तब उसे देंगे? या रोगी जब नींद में हो, कह रहा है कि हमें सोना है, तब देंगे? या जब ट्यूब फीडिंग द्वारा भोजन देना असंभव होता है, तब देते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि हम इंजेक्शन से उसे भोजन तब देते हैं जब उसके ट्यूब फीडिंग से उसको भोजन देना संभव नहीं होता है, तब हम उसे इंजेक्शन से भोजन देते हैं। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है, निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न होती है कब? हैजा होने पर, वमन होने पर, अतिसार होने पर या फिर उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखेंगे सारी स्थितियों में आपको निर्जलीकरण होता है, चाहे हैजा हो, वमन हो रहा हो, वमन मतलब उल्टी हो रही हो या फिर अतिसार हो गया हो, तो इन सभी स्थितियों में निर्जलीकरण उत्पन्न हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि तीव्र ज्वर की स्थिति में निम्न में से क्या आवश्यक है? पौष्टिक तत्व की उचित मात्रा आवश्यक है, कोमल आहार आवश्यक है, तरल एवं अर्ध आहार आवश्यक है या फिर उपरोक्त सभी? अगर किसी व्यक्ति को तीव्र ज्वर है, तो आपको उसे पौष्टिक तत्व की जो उचित मात्रा है देना चाहिए, उसे कोमल आहार देना चाहिए, तरल एवं अर्ध तरल आहार उसको देना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा है, तीव्र ज्वर की स्थिति में निम्न में से कौन सा पदार्थ वर्जित होता है? अगर किसी को तीव्र ज्वर है, तो आप उसे क्या नहीं देंगे? मिर्च मसाला नहीं देंगे, तला भुना नहीं देंगे, रेशे युक्त पदार्थ नहीं देंगे या फिर उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखेंगे, अगर कोई व्यक्ति तीव्र ज्वर से ग्रसित है, तो हम उसे इनमें से कोई भी आहार नहीं देंगे। ना तो उसे हम मिर्च मसाले वाला आहार देंगे, ना हम उसे तला भुना आहार देंगे और ना ही हम उसे रेशे युक्त आहार देंगे। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 34 है, ज्वर रोगी की आहार में निम्न में से क्या देना चाहिए? क्या मूँग की दाल की खिचड़ी देना चाहिए, दलिया देना चाहिए, सूप देना चाहिए या फिर सभी देना चाहिए? तो जो भी ज्वर का रोगी है, उसके आहार में हमें इन सारी चीज़ों को सम्मिलित करना चाहिए। मूँग के दाल की खिचड़ी बनाकर देना चाहिए, पतली वाली, दलिया देना चाहिए, सूप बनाकर देना चाहिए, ठीक? उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ते हैं, कम से कम अगर कोई घर में बीमार हो रहा है या आप खुद बीमार हो रहे हैं, तो इन चीज़ों का प्रयोग किया कीजिए। मतलब ज्वर के समय पर मिर्च मसाले मत खाया करिए। मूँग के दाल की खिचड़ी बिल्कुल पतली-सी, मतलब आपका चावल थोड़ा-सा होगा और दाल ज़्यादा होगा और पानी उसमें बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसी खिचड़ी खाना चाहिए, हमें दलिया बना लेना चाहिए। दलिया किसका होता है? गेहूँ के जो बिल्कुल छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं। दलिया आप लोग घर पे भी बना सकते हैं, ठीक? चलिए, दलिया घर पे तो बनाएँगे ही, मतलब जो वो जिससे आप दलिया बनाते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, गेहूँ के बिल्कुल छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं, उसी का। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। तीव्र ज्वर किस रोग में होता है? मतलब इनमें से कौन-सा रोग है या तो उसमें आपको तीव्र ज्वर होगा? जुकाम है, टॉन्सिल्स है, निमोनिया है या फिर उपरोक्त सभी? तो आपको पता है कि जुकाम बहरहाल हम ऐसे कह नहीं सकते हैं कि बहुत तीव्र ज्वर होता है, बट आपने देखा है कभी-कभी हो जाता है। हाँ, ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है उसमें हम जुकाम को अलग करेंगे। थोड़ा-सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है कि तीव्र ज्वर किस रोग में होता है? जुकाम में भी होता है, टॉन्सिल में भी होता है, निमोनिया में भी होता है, ठीक? उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, तो कह रहा है इसमें नहीं है। दीर्घकालीन ज्वर है, मतलब किसमें दीर्घकाल तक ज्वर रहता है? तपेदिक में, टाइफाइड में, पोलियो में या फिर उपरोक्त
सभी में। तो आपको पता होना चाहिए, चाहे तपेदिक हो, तपेदिक को ही हम राजयक्ष्मा, टीबी और क्या कहते हैं? और 1-2 नाम है इसके, याद आ रहा होगा तो बताइएगा। और चाहे टाइफाइड हो या फिर पोलियो हो, इन सब में जो ज्वर होता है वो दीर्घकालीन होता है, लंबे समय तक चलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37। ज्वर की स्थिति में शरीर का तापमान कम से कम होता है, कितना होता है? मिनिमम आपका टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपके शरीर में अगर ज्वर है, तो जो कितना भी कम टेम्परेचर होगा तो कम से कम 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तो होगा ही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। तीव्र ज्वर किस रोग में नहीं होता है? देखिए, जो अभी हमने 2 क्वेश्चन पहले किया था, उसमें हमने क्या-क्या रखा था? एक तो आपने टाइफाइड रखा था, दूसरा आपने क्षय रोग रखा था और जुकाम रखा था। तो हमने कहा कि उपरोक्त तीनों, लेकिन यहाँ पर हमारा ऑप्शन ही ऐसा नहीं है, तो हमें क्या करना है? जुकाम को हटा देना है। अगर आपको तीव्र ज्वर का कौन-सा रोग नहीं है, तो जुकाम आपका यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्षय रोग और जो तपेदिक है, ये दोनों एक ही होते हैं। और टाइफाइड, इन दोनों रोगों में तीव्र तीव्र ज्वर होता है और दीर्घकालिक ज्वर होता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है, ज्वर नियंत्रण के बाद निम्न में से कौन-सा आहार नहीं देना चाहिए? आपको ज्वर था, ये ज्वार हो गया है, तो जहाँ पर ज्वार हो जाता है, थोड़ा-सा ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, बट आप समझा करिए कि वो ज्वर है। तो ज्वर नियंत्रण होने के बाद, आपको ज्वर था, आपको बुखार था, जब वो कंट्रोल हो जाता है तो उसके बाद आपको कौन-सा आहार नहीं लेना चाहिए? रोटी नहीं लेना चाहिए, दलिया नहीं लेना चाहिए, फल नहीं लेना चाहिए या फिर दूध नहीं लेना चाहिए। तो जब बुखार जो है नियंत्रित हो जाता है तो हमें रोटी लेकिन नहीं लेना चाहिए। तरल आहार हमें लेने चाहिए, अर्ध तरल, तरल ऐसे आहार को हमें लेना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 40। एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है कितना? 97.24 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.44 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99.44 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 97.88 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ध्यान रखेंगे, हमारे जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो 98.44 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 41। अब यहाँ से आपका आ जाता है महत्वपूर्ण दिवस। आपको पता है कि हम महत्वपूर्ण दिवस के बारे में भी बात करते हैं। हर दिन 5 महत्वपूर्ण दिवस आपके होते हैं और कहीं न कहीं इसे अलग से नोट डाउन करते हुए चलिएगा। इम्पोर्टेंट जो भी दिवस हैं, हम उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक? चलिए, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया, अच्छा ये बताइए कि हीमोफीलिया में होता क्या है? अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया है, तो उसमें उसको होगा क्या? बाकी हम बात कर रहे हैं विश्व हीमोफीलिया, तो क्या ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है? क्या ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है? क्या ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है? या फिर ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है? तो जो आपका विश्व हीमोफीलिया दिवस है, ये हम मनाते हैं 17 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 17 अप्रैल को मनाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 42 है, विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लीवर डे हम कब मनाते हैं? 11 अप्रैल को, 17 अप्रैल को, 18 अप्रैल को या फिर 19 अप्रैल को? तो जो हम वर्ल्ड लीवर डे मनाते हैं, वो मनाते हैं 19 अप्रैल को। कब? 19 अप्रैल को मनाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 43। विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथिक दिवस आप कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को, 5 अप्रैल को, 8 अप्रैल को या फिर 10 अप्रैल को? विश्व होम्योपैथिक दिवस जो मनाया जाता है वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक? आप हमें ये बताना कि हम 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, ठीक? क्या 22 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं? 22-23 मई को हम क्या मनाते हैं? एक बार आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? क्या ये 22 अप्रैल को मनाते हैं? क्या हम 24 अप्रैल को मनाते हैं? 28 अप्रैल को मनाते हैं या फिर 30 अप्रैल को मनाते हैं? तो ये तो आपका ना भूलने वाला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो मनाया जाता है, वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आज आपने जितने क्वेश्चन किए, वो सारे के सारे आपके अप्रैल से ही रिलेटेड थे। एक क्वेश्चन आपका अलग आ गया। चलिए, विश्व मज़दूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 1 जून, 1 जनवरी, 1 अप्रैल। तो ये आई थिंक सबको पता होगा कि हम 1 मई को विश्व मज़दूर दिवस मनाते हैं, ठीक? ये थे आपके आज के 45 क्वेश्चन। एक बार ज़रूर आप बताना कि आपने 45 में से कितना क्वेश्चन सही किया है। जो चीज़ें आपको नई मिली हैं, उन्हें कहीं न कहीं ज़रूर नोट डाउन करिएगा और ये जो इम्पोर्टेंट डेज़ आपके होते हैं, इनको भी कहीं न कहीं नोट डाउन ज़रूर करिएगा। जब आप लास्ट में एक नज़र देखेंगे, तो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट डेज़ मिल जाएँगे। आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन वो क्या है? वो ये है कि आज से जो अभी तक आपकी टेलीग्राम पर क्विज़ 9 पीएम पर होती थी, वो आज से आपको 5 पीएम पर मिलेगी, ठीक? 5 पीएम पर आपको मिलेगी टेलीग्राम वाली जो क्विज़ मिलती है। पता नहीं क्या ग्लिच आ जाता है रात में 9 बजे जब करते हैं, तो थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती है। कल भी आपकी क्विज़ नहीं हो पाई थी, तो इसीलिए आज से हम जो अपनी क्विज़ करेंगे वो शाम 5 पीएम पर करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आप तुरंत ही उस क्विज़ को जाकर करिए। आपको जब भी टाइम मिले रात में, सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे जब भी आपको टाइम मिले, तब भी आप जाकर उस क्विज़ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक? और अगर आप में से जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम नहीं जॉइन किया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर जॉइन कर सकते हैं और क्विज़ का आप आनंद ले सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ ये ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, ठीक? अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।